नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट में और मैं हूं आजाद खालिद आपके साथ। इस खास शो में हम बात करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की, दिखाते हैं हम आपको इन खबरों पर फाइनल रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले एक नजर नॉन स्टॉप 24 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले के अंजार में एलएनजी टर्मिनल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने देश के विकास के लिए ऊर्जा की अनिवार्यता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात देश के एलएनजी केंद्र के रूप में उभर रहा है। पीएम ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ करने का मौका मुझे आज मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए, विकास चाहिए तो ऊर्जा अनिवार्य होती है। देश के विकास का भाग्य बदलने के लिए यही ऊर्जा काम आएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आणंद में अमूल की चॉकलेट फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिसमें अत्याधुनिक चॉकलेट प्लांट भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने गुजरात की बहुत सी डेयरियों को कहा है कि वो मीठी क्रांति पर भी काम करें जो मधुमक्खियों से संबंधित है। मुझे मालूम है कि बनास डेयरी और अमरेली की डेयरी ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जन धन, वन धन और गोवर्धन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे किसानों को मदद मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। यह मन की बात का 48वां संस्करण था। पीएम मोदी ने देश के सैनिकों के बारे में बात की। उन्होंने 2 साल पहले भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हुए सेना के जवानों को सलाम किया। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक हर वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। लखनऊ शूट आउट मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी विवेक तिवारी के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना पर शोक जाहिर किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार इस घटना से दुखी है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फौरन सख्त कार्रवाई की गई ताकि ऐसी घटना फिर से न हो। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नसीहत देते हुए कहा कि इस घटना पर राजनीति के लिए और भी बहुत मुद्दे हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला था। केजरीवाल ने पूछा था कि विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उसे क्यों मारा गया। इस ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में आग लगाने से क्या मिलेगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल मोदी और बीजेपी के विरोध में पागल हो चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने इसे केजरीवाल की ओछी सोच बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप कार्यकर्ता केजरीवाल की ओछी सोच देख लें। इस मामले में गठित एसआईटी टीम रविवार को गोमती नगर एक्सटेंशन के पास घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने मामले की जांच 30 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है। विवेक तिवारी की मौत के मामले में एडीजी लखनऊ राजीव कृष्ण ने कहा, परिवार को 24 घंटे पुलिस सुरक्षा दी गई है। यदि परिवार मांग करता है तो मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। विवेक तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए राजनेता उनके घर पहुंचने लगे हैं। रविवार दोपहर 12 बजे के करीब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर विवेक के घर पहुंचे। सीमा पार से गोलीबारी करने वाले पाकिस्तान ने अब भारत की हवाई सीमा का उल्लंघन भी शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर देखा गया। भारतीय सीमा में कुछ देर नजर आने के बाद जब भारतीय जवानों की तरफ से एक्शन लिया गया तो यह हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया था।
इस हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने के बाद फायरिंग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज के भाषण से बौखलाए पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए राष्ट्रीय आरएसएस को जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि आरएसएस फांसीवाद का केंद्र है। पाकिस्तान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विरोधी हैं योगी। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के सबसे बड़े राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मुख्य एजेंडा हिंदूवाद है और वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के आधारहीन आरोपों को भारत ने 73वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में खारिज कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों का अपमानजनक और उपहासपूर्ण बताया। पाकिस्तान सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रविवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा में जा घुसा। खबरों की माने तो भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हुए फायरिंग भी की। बाद में हेलीकॉप्टर वापस पाकिस्तान की सीमा में चला गया। सीमा पार से आतंकियों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान ने अब हवाई सीमा उल्लंघन करने की हिमाकत की है। घटना आज दोपहर 12:15 बजे की है, जब पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। जैसे ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को सीमा उल्लंघन करते देखा, उसे अपने रडार पर लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर वापस अपने सीमा में चला गया। पाकिस्तान का यह हेलीकॉप्टर भारत की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए एलओसी के इस पार पहुंच गया था। बताया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर पीओके के प्रधानमंत्री फारूक हैदर सवार थे। सीमा क्षेत्र का उल्लंघन कर यह हेलीकॉप्टर वापस काहुटा में उतरा। आज दोपहर एलओसी के आसपास अचानक पहाड़ियों के बीच एक हेलीकॉप्टर घूमता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर भारतीय सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया और उनकी तरफ से फायरिंग कर जवाब दिया गया। भारतीय सेना की सख्त प्रतिक्रिया के बाद कुछ ही देर में यह हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। उधर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का कहना है कि जिस तरह से माहौल सीमा पर खराब है, ऐसे में इस हेलीकॉप्टर का भारतीय सीमा में आना एक गंभीर मसला है। भारतीय हवाई सीमा की जो का उल्लंघन किया है पाकिस्तान हेलीकॉप्टर ने, ये आमतौर पर बॉर्डर पे हो जाता है, पर क्वेश्चन ये है, वो देखा जाता है समय समय पर सब, और समय की नजाकत को देखा जाता है। इस समय हमारी जो सीमा के ऊपर बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण वातावरण बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है और सीरियस है, टेंशन है। और इस समय इस इलाके में बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं। पाकिस्तान लगता है ये हेलीकॉप्टर कोई इंटेलिजेंस गैदर करने की चेष्टा कर रहा था, या जगह को देख के रेकी की कर रहा होगा, या रियल टाइम फोटोग्राफ भेज रहा होगा। किस लिए कि शायद इन्फिल्ट्रेशन होनी हो, या फिर कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे लोकल कमांडर्स समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, पर हमारी को अलर्ट रहना चाहिए और रहना चाहिए था। इस समय हमारे अगर एयर डिफेंस, लोकल डिफेंस होती हमारे पास, तो इस हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता था, रोका जा सकता था, मजीद फोर्सफुली लैंड किया जा सकता था अगर हमारे पास होता कुछ। वहीं रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा कि भारतीय सेना चाहती तो उस हेलीकॉप्टर को मार गिराती, लेकिन उसने जाने दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को साफ लफ्जों में बता देना चाहिए कि अगर इस तरह का उल्लंघन कभी हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं करे। पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां नो वॉर नो पीस है और वास्तव में प्रॉक्सी वॉर है। वहां पे एयर डिफेंस की मिसाइल्स और गन्स हमेशा ही डिप्लॉयड रहती हैं। हम चाहते तो शायद उसको मार गिराते, लेकिन अगर उसको मार गिराते तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। सिचुएशन कुड हैव एस्केलेटेड। हिंदुस्तान ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है कि उसको जाने दिया है। पाकिस्तान को साफ तौर पे बता देना चाहिए कि आइंदा अगर आएगा
तो हम उसको मार गिराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस मकसद से पाकिस्तान का यह हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। बता दें कि ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी दुनिया के सामने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ अनेक बार वार्ता शुरू की और वार्ता के अनेक दौर भी चले हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान के हरकतों की वजह से वार्ता रुकी है और इस बार की यह हिमाकत भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लताड़ लगाते हुए पाकिस्तान पर भारत में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। सुषमा स्वराज ने कहा कि न्यूयॉर्क में 9/11 की घटना और मुंबई में 26/11 की घटना ने शांति की उम्मीदों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इसका शिकार हो रहा है और भारत में आतंकवाद की चुनौती हमारे पड़ोसी देश के अलावा किसी और से नहीं आ रही है। अपने संबोधन के दौरान सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे आतंकवाद फैलाने के साथ साथ अपने किए को नकारने भी महारत हासिल है, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया। विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। उनतीस सितंबर 2016 ये वो दिन था जब भारत के कमांडोज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसकी जमीन पर पल रहे आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया था। कल पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ भी पराक्रम पर्व के तौर पर मनाई जा रही थी और कल ही के दिन पूरा देश सुषमा स्वराज के यूएन में भाषण का इंतजार भी कर रहा था। पूरा देश एक बार फिर विदेश मंत्री को सुनना चाहता था कि आखिर वो इस बार क्या बोलती हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद पर उनका क्या रुख रहता है। हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। तो जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसी तरीके से सुषमा स्वराज ने भी यूएन में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। तल्ख तेवर, आंखों में जवानों की शहादत का गुस्सा और शब्दों में सच्चाई का दम लिए जब सुषमा स्वराज ने बोलना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की बखियां उधेड़ कर रख दी। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण की शुरुआत तो भारत में चल रही योजनाओं से किया। हालांकि इसके बाद जब उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र में बैठे पाकिस्तान के अधिकारी भी मुंह ताकते रह गए। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। सुषमा स्वराज ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को शय भी देता है और उनका बचाव भी करता है। विदेश मंत्री ने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देते हुए हाफिज सईद की बात की और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र और उसका झूठ
दुनिया के सामने रखा। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहां पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला, और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में जो आतंकवादी है उसका डाक टिकट जारी कर पाकिस्तान उसे अपने देश में महिमा मंडित करता है। विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत सफल न करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ से तो बातचीत का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ से हमारे जवानों की हत्या करता है। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है? और क्या मुलाकात होनी चाहिए? वहीं सुषमा स्वराज द्वारा पाकिस्तान की असली सच्चाई संयुक्त राष्ट्र में लाने पर पाकिस्तान बौखला गया। भारत के संबोधन के बाद पाकिस्तान ने अपने संबोधन में फिर वही राग अलापा जो वो हमेशा से करने में माहिर है। पाकिस्तान फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का रोना रोने लगा। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 70 साल से यह मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। 70 बरस से यह मसला इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान हमेशा से संयुक्त राष्ट्र में एक ही झूठ बार बार बोलता आया है। दूसरे देशों की तस्वीर को भारत का बताकर झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। कश्मीर को लेकर झूठ पाकिस्तान बहुत पहले से बोलता आया है। पाकिस्तान के झूठ को ना तो भारत ने कभी भाव दिया और ना ही दूसरे देशों ने। हालांकि भारत की बातों को दुनिया न सिर्फ मानती है बल्कि उसका सम्मान भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूएन में भारत के राइट टू रिप्लाई के दौरान पाकिस्तान को जब खरी खोटी सुननी पड़ी तो बौखलाए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में आरएसएस और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी राजनयिक साद वरीस ने कहा कि भारत में आरएसएस की शाखाओं में फासिज्म सिखाया जा रहा है। भारत में ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। would be more qualified to talk of terrorism than those who practice it as an instrument of state
policy. The breeding ground of terrorism in our region are the RSS centers of fascism. The claims of religious superiority are perpetrated through state patronage all across India. Mr. President, speaking of victims of terrorism, I would like to remind the Indian representative of people like Danish Rajab, the 24-year-old from Srinagar, whose pellet-infested face, deprived of vision in the left eye, tells a story of misfortune that is not particular to him, where perpetrators of Samjhauta terrorist attack receive state patronage, where an unabashed Hindu extremist Yogi Adityanath, who openly advocates religious superiority of the Hindus, serves as the face of the largest Indian state, Uttar Pradesh, where right to citizenship to Bengalis in Assam is being arbitrarily rescinded and who have suddenly been made stateless and have been called termites by a prominent Indian leader, where churches and mosques are torched, is surely not qualified to give sermons to others. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के भाषण का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव ईनम गंभीर ने राइट टू रिप्लाई का प्रयोग करते हुए कहा कि हम नए पाकिस्तान को सुनने आए थे, लेकिन हमने जो कुछ सुना वो पुराने पाकिस्तान जैसा लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खुद आतंक को पैदा किया है। कुरैशी ने अपने भाषण में कहा था कि 2014 में पेशावर स्कूल पर हुए आतंकी हमले में भारत का कथित तौर पर हाथ था, जिसका जवाब देते हुए ईनम गंभीर ने कहा कि भारत ने पेशावर में हुए हमले की निंदा की थी, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पेशावर हमले में मारे गए बच्चों का अपमान कर रहा है। Amongst the most outrageous were the preposterous allegation relating to the horrifying terror attack on Peshawar school 4 years ago. Let me recollect for the new government of Pakistan the outpouring of sorrow and pain in India that followed the massacre of innocent children in 2014. Both houses of India's parliament had expressed solidarity while paying respect to the memory of those killed. Schools all over India had observed 2 minutes of silence in their memory. The despicable insinuation made by the Foreign Minister of Pakistan dishonors the memory of the innocent lives lost to terrorists that day. It is a desperate attempt to look away from the monster of terror that Pakistan has itself created in its quest to destabilize its neighbors and covet their territory. Let me make it clear to the new government of Pakistan that the entire state of Jammu and Kashmir is and will remain an integral part of India. Will Pakistan deny that UN-designated terrorist Hafiz Saeed enjoys a free run inside Pakistan, spews venom, and sets up candidates for electoral offices? Mr. President, we have also noticed an effort of the new Pakistan to champion human rights. This is vintage verbal duplicity. It is evident from the recent example of Princeton economist Professor Atif Mia's appointment and removal from Economic Advisory Council of Pakistan on grounds that he belongs to a minority. Before preaching to the world, championing of human rights should begin at home. We have also heard today support by Pakistan for a report no member state had asked for, none supported, and on which no action was taken. Mr. President, the new Foreign Minister of Pakistan chose to term the gruesome killing of our security personnel by Pakistani-sponsored terrorists as flimsy grounds. While it may not be the case for Pakistan, for India, every loss of life counts. Hence, our belief that talks and terror cannot go together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए हैं। यह मन की बात का 48वां संस्करण है। पीएम मोदी ने देश के सैनिकों के बारे में बात की। उन्होंने 2 वर्ष पहले भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हुए सेना के जवानों को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए।
ये मन की बात का 48वां संस्करण है। पीएम मोदी ने देश के सैनिकों के बारे में बात की। मोदी ने 2 साल पहले पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हुए सेना के जवानों को सलाम किया। प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, जाति, धर्म, पंथ या भाषा का क्यों न हो, हमारे सैनिकों के प्रति अपनी खुशी अभिव्यक्त करने और समर्थन दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कल भारत के 125 करोड़ देशवासियों ने पराक्रम पर्व मनाया था। पीएम मोदी ने कहा कि अब ये तय हो चुका है कि हमारे सैनिक उन सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हमारे राष्ट्र में शांति और उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। मोदी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि जो हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, उन देशों को भी हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। हमने 2016 में हुई उस सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया, जब हमारे सैनिकों ने हमारे राष्ट्र पर आतंकवाद की आड़ में प्रॉक्सी वॉर की धृष्टता करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। देश में अलग अलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बलों ने एग्जीबिशंस लगाए ताकि अधिक से अधिक देश के नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी, यह जान सके कि हमारी ताकत क्या है, हम कितने सक्षम हैं और कैसे हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल करके हम देशवासियों की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायु सेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। मोदी ने कहा कि 1965 हो या 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई हो या फिर 1999 में कारगिल की लड़ाई, सब जगह वायु सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लोगों को परेड के जिन हिस्सों की सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है, उनमें से एक है फ्लाई पास्ट, जिसमें हमारी एयरफोर्स हैरत अंगेज कारनामों के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक हर साल 2 अक्टूबर को पूरे देश में कार्यक्रम होंगे। महात्मा गांधी के विचारों से पूरी दुनिया को प्रेरित किया जाएगा। अपने मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने सेना, गांधी और स्वच्छता पर ज्यादा फोकस रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट, कच्छ और आणंद जिले के दौरे पर हैं। आणंद पहुंचे पीएम मोदी ने अमूल डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में नवनिर्मित महात्मा गांधी म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि महात्मा गांधी ने 1887 में इस स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं। मोदी ने आणंद में अमूल की चॉकलेट फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिसमें अत्याधुनिक चॉकलेट प्लांट भी शामिल है। जिस चॉकलेट प्लांट का उद्घाटन पीएम ने किया है, वो आणंद के पास मोगर में स्थित है। इस प्लांट की क्षमता प्रति घंटे 1.5 मीट्रिक टन है। द टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले अमूल अब चॉकलेट के मैदान में उतर रही है। करीब करीब 7 दशक के लगातार पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज देश और देश के बाहर
अमूल एक पहचान बन गया है, अमूल एक प्रेरणा बन गया है, अमूल एक अनिवार्यता बन गया है। ये सिद्धि छोटी नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जनधन, वनधन और गोबर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इससे किसानों को मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि केवल अमूल ही नहीं, उत्तरी गुजरात के लोगों ने भी सहकारी क्षेत्र में काम किया है। हमारे पास बनास डेयरी, दूध सागर डेयरी है। इन सभी प्रयासों ने गुजरात में खास तौर से किसानों की मदद की। वो किसान, वो पशुपालक इस कठिनाइयों से कैसे गुजारा करता, ये दूध उत्पादक मंडली ने किसानों की उस समस्या का समाधान खोजा और अकाल हो जाए तो भी पशुपालन और दूध बेच करके किसान अपना गुजारा कर लेता था, पशुपालक गुजारा कर रहा था और जिंदगी चल पड़ती थी। सहकारिता क्षेत्र में ये चरोतर की धरती हर सदा नए प्रयोग करने के लिए हिम्मत रखती है। भारत सरकार ने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाया। एक जनधन, दूसरा वनधन और तीसरा गोबरधन। जनधन, वनधन, गोबरधन। वेस्ट में से वेल्थ, पशु का जो वेस्ट है उसमें से भी वेल्थ, और गोबर में से गैस बनाना, बिजली बनाना, फर्टिलाइजर बनाना। मोदी ने गुजरात की जनता के बीच अपनी योजनाओं का भी बखान किया और जनता को बताया कि उनकी सरकार किस तरह काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आनंद के लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं उन्हें गर्मजोशी और प्यार के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज 1100 करोड़ रुपए की विकासशील परियोजनाओं का या तो उद्घाटन हुआ है या फिर उनकी नींव रखी है। इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या से यूपी में बवाल मचा हुआ है। मृतक का परिवार इस मामले की सीबीआई जांच कराने पर अड़ा हुआ है। वहीं विवेक की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुहार लगाई है। विवेक की पत्नी कल्पनी ने कहा कि वो हादसे का नहीं, हत्या का मुआवजा चाहती हैं। उधर यूपी के एडीजी ने आज विवेक के परिवार से मुलाकात की और परिवार को न सिर्फ जांच का भरोसा दिया, सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात की। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। जो सरकार ने वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बच्चों का फ्यूचर कैसे सेटल करूँ, क्या करूँ, इनकी शिक्षा में वो क्या योगदान देंगे कि जिससे कि मैं आज गवर्नमेंट है, कल नहीं होगी। कल की गवर्नमेंट मुझे ये बोल देगी कि जो भी था आपका पिछले गवर्नमेंट में हुआ था, उनसे जो हुआ था जाके उनसे बात कर लीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी फिर, क्या करूंगी मैं? मुझे ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है। मैं इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रही हूँ कि आएं और मुझे गाइड करें कि मैं अपने बच्चों को फ्यूचर को कैसे सेटल करूं, क्या करूं। वो मेरी क्या मदद करेंगे। वो एक अपनी विधवा बेटी की, उसकी बेटियों की, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, मोदी जी कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां बचाई हैं मैंने, कैसे पढ़ाऊं मोदी जी? आदित्यनाथ जी को भेजिए मोदी जी, रिक्वेस्ट है मेरी, भेजिए, उनको भेजिए। मेरे बच्चों का फ्यूचर मैं कैसे सेटल करूं, कैसे इनको कहां लेकर के जाऊं। ये फ्लैट रेंटेड फ्लैट है जिसका कि 25 से 30 हजार के बीच में रेंट जाता है। इनकम तो बंद हो गई आज से, कहां से दूंगी मैं रेंट? बच्चे मेरे सीएमएस स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है 7th क्लास में, छोटी बेटी है 1st क्लास में, दोनों बच्चे सीएमएस में पढ़ते हैं। कहां से ले आऊंगी फीस इतनी मैं? मुझे यही सारी बातें अपने फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड बार बार मेरे से पूछा जा रहा है कि अब आप मुख्यमंत्री जी से क्या बात करना चाहती है, अब आप मुख्यमंत्री जी से क्या बात करना चाहती है। मैं यही छोटी छोटी यही बातें जो कि कल दिमाग में नहीं आ रही थी, आज बच्चों को देखा तो याद आया कि अचानक ही अरे
इनकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट कराऊंगी? स्वर्गीय विवेक तिवारी जी अब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इस घटना का जो भी दोषी है उसको जो भी दंड मिलना है उसमें किसी भी प्रकार की सरकार के स्तर से कमी नहीं रहेगी। पीड़ित परिवार को जो सरकार की ओर से मदद की घोषणा की गई है उसका जितनी जल्दी परिवार चाहेगा उतनी जल्दी उसके अनुपालन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। और यह परिवार कोई, हम ये नहीं मानते हैं कि हमसे अलग है, हम लोगों से जुड़ा हुआ परिवार है और हम सब जितना परिवार दुखी उतना हम लोग भी दुखी हैं। और इस प्रकार के दर्दनाक हादसे की कल्पना नहीं की जा सकती थी जो घटना घट गई है। हम यह जरूर आज के दिन कहना चाहेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए जो भी सरकार के स्तर पर तत्काल कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। जो दो बातें आपने बताई हैं, एक सुरक्षा को लेकर के और एक इनके वादिनी को लेकर के कि जो इनकी मृतका की पत्नी है उनकी तरफ से एफआईआर होनी चाहिए। दोनों ही बातों के लिए मैंने आदेश कर दिए हैं कि इनकी तरफ से जो भी तहरीर देते हैं वो मुकदमा कायम हो। और एसआईटी का गठन आपको मालूम है हो ही चुका है। आईजी लखनऊ श्री सुजीत पांडे उस एसआईटी को हेड कर रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ इस टाइम मौके पर हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ सीन का रिक्रिएशन और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेटिव कार्रवाई होनी है उस बारे में स्वयं आईजी लखनऊ अपनी टीम के साथ मौके पर गए हुए हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, मैंने एसएसपी को निर्देश दे दिया एसएसपी साहब को कि वो 24 आवर्स सुरक्षा पूरे परिवार को मुहैया कराएंगे। सीबीआई जांच का विषय वस्तु शासन का है। जहां तक मेरी बात है, एसआईटी हेडेड बाय आईजी रेंज लखनऊ वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। उनके सामने अभी एक एफआईआर है। इनका परिवार, इनकी जो वाइफ हैं वो जैसे ही, या भाई जो भी हैं, जो भी वादी बनते हैं, जो भी जैसे ही एफआईआर होगी वो भी एफआईआर कायम होगी और वही एसआईटी जांच करेगी। शासन नहीं, एसआईटी है ना, पूरी एक टीम है। तो वो पूरी टीम को हेड वो कर रहे हैं, कई ऑफिसर्स हैं उसमें। तो उस पूरी टीम के जो ऑफिसर्स हैं वो उसके विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे। और कल जो मैंने आप लोग के माध्यम से ही देखा था उसमें शासन ने भी शायद इस बात के बारे में कहा है कि अगर परिवार चाहता है सीबीआई तो वहां भी ट्रांसफर होने की दिक्कत नहीं है। और सारी जो बातें थी, सबसे पहले उन्होंने सुदीप जी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है और ये भी है एसआईटी जांच करती है। अगर आपको किसी बिंदु पे लगता है कि आप इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो आप तुरंत हमारे पास करिए, हम तुरंत इस मामले को सीबीआई तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जैसे सुरक्षा की थी, उन्होंने सुरक्षा पे भी आश्वासन दिया कि हम कांस्टेबल हमें उपलब्ध करा देंगे जैसे अगर कुछ हमें डाउट होता है सुरक्षा के लिए। तीसरी, आवास की बात जो कल पूरा डीएम साहब से हुआ था, उन्होंने कहा ये तो आपको पक्का ही है, इसके साथ साथ हम और भी अधिक मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो एक कंफ्यूजन की कंडीशन क्रिएट थी कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो कैसी थी, परमानेंट थी, रेपुटेटेड थी कि नहीं, योग्यता अनुसार थी कि नहीं, उन्होंने उस सारी बातों पर आश्वासन दिया। अगर मुख्यमंत्री स्तर पर लिखित दिए हैं कि लिखित नहीं देंगे तो हम उन पर लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई न्याय के अंतिम दरवाजे तक। लिखित हमें दिया था, उन्होंने दिया था, डीएम साहब ने दिया था ना। अब उस पर की जाएगी आगे कार्रवाई। अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो लड़ाई के प्रोसेस जारी है। अभी तो इसमें सेटिस्फेक्शन, जैसे आपके क्वेश्चन, सेटिस्फेक्शन होने, संतुष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं आती। अभी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, अभी न्याय नहीं आती। अभी तो सिर्फ आश्वासन, अभी तो कोई स्टेप उठा नहीं, आप भी जानते। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू कराने, 10 साल पुराने ट्रैक्टर से पेनल्टी हटाने और गन्ना मूल्य भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर निकाली जा रही किसान क्रांति यात्रा गाजियाबाद के मुरादनगर में प्रवेश कर गई है। मौजूदा समय में यात्रा में यूपी के साथ करीब 5 राज्यों के 25 से 30 हजार किसान शामिल हैं, जिनकी संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। खासकर सोमवार को कमला नेहरू नगर स्थित मैदान में लाखों किसानों के जुटने की संभावना है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा के दिल्ली के सीमा में प्रवेश कराने की है। जाम लगने की संभावना भी है। भारतीय किसान यूनियन के किसान क्रांति यात्रा को सपा के साथ अब रालोद का भी साथ मिल रहा है। इसके साथ ही अन्य किसान संगठन भी यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। यात्रा में शामिल किसानों के भोजन से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में साफ है कि केंद्र की मौजूदा सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे किसानों को समर्थन मिल रहा है। इसलिए ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह से लेकर संगठन से जुड़े पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश तक के किसान रैली से जुड़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर सिंह का कहना है
कि मेरठ से निकलते ही रैली से जुड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ेगी। किसानों ने लाखों के किसान इस रैली में शामिल होने का दावा किया है। यात्रा ये हरिद्वार से चली है और जगह जगह इसके पड़ाव आते गए हैं। आज इसका पड़ाव मुरादनगर में है, कल इसका पड़ाव कमला नेहरू नगर गाजियाबाद में होगा और इसके बाद में दिल्ली में होगा इसका पड़ाव। लगभग कितने किसानों के इसमें शामिल होने का? लगभग तो आप यहाँ संख्या देख ही रहे हैं, ये लाखों से भी ज्यादा किसान साथ चल रहा है और दिल्ली में तो जब पता चलेगी कितने लाख किसान हैं। चुनाव से पहले इन्होंने कुछ वायदे किए थे किसानों से, और जो किसानों की एक लंबे समय से मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से C2+50 के फार्मूला जो है उसके हिसाब से कीमतें तय की जाएं। 4 साल ये लोग साइलेंट रहे, कुछ नहीं। इस साल इन्होंने घोषणा की कि हम लागत पे 50% जोड़ के दे रहे हैं। वो इन्होंने C2+50 के फार्मूले को ऑप्ट ना करके A2+FL जो है वो एक फार्मूला अलग से है, उससे इन्होंने कॉस्ट तय की। अगर हम धान को ही लें तो धान की कीमत इन्होंने 1750 रुपये तय की है, खरीफ फसल की कीमतें तय हुई थी। और अगर C2+50 से धान की कीमत का आकलन किया जाए तो 2250 रुपये बैठती है, यानी कि प्रति क्विंटल 500 रुपये का घाटा है जो इन्होंने प्रॉमिस किया था उसमें और जो इन्होंने दिया है उसमें। ऐसे ही तमाम फसलों के साथ इन लोगों ने किया। तो एक तो मांग हमारी यही है कि जो हमको C2+50 जो इनका प्रॉमिस था उसके अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट तय की जाए फसलों। उत्तर प्रदेश के शामली में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां न सिर्फ पीड़िता के साथ मारपीट की गई बल्कि भरी पंचायत में 3 तलाक कहकर पीड़िता को तलाक दे दी गई, जिसके बाद पीड़िता इंसाफ के लिए थाने पहुंची और तहरीर देकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ 3 तलाक को लेकर सरकार कानून बना रही है, अध्यादेश ला रही है, बावजूद इसके 3 तलाक बेलगाम होता जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले के भवन थाना क्षेत्र के भैसानी गांव में आया है, जहां मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के हुस्नाबाद गांव के रहने वाले फरमान ने अपनी बेटी फराना का निकाह 2 साल पहले भैसानी के रफीक के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर किया था। पीड़िता के पिता फरमान ने थाना भवन पर शिकायत की कि उसका दामाद और उसके भाई उसकी बेटी के साथ मारपीट करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। दोनों भाइयों ने पीड़िता से 50,000 रुपए अपने घर से मांगने की डिमांड की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई बल्कि उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया। इसकी खबर मिलते ही पीड़िता के पिता उसके घर पहुंचे और इस दौरान नोकझोंक होने पर वहां लोग इकट्ठा हो गए। इसी दौरान पीड़िता के पति ने भरी सभा में उसे 3 तलाक दी थी। मुझे ससुराल में थी मैं, मुझे उन्होंने मारी पीटी है। आपके ससुरालियों ने? हाँ, घर वाले ने मार पीट के फिर मैं अंदर चली गई। फिर जेठा उसने कैसे बिजली करंट लगा के मारो। अच्छा। फांसी लगा इसे। फिर अंदर जाकर उन्होंने फांसी लगाई तो मेरी छींक ली जो दुपट्टा लपेटा पड़ोसी ने आकर बचाई। अच्छा। और 50,000 रुपये लेकर उनके घर से। अच्छा। और जब रखूंगा नहीं रखने का नहीं मैं तुझे, मैं कह रही कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे तो बाप भी गरीब है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ। कह लगा नहीं तो तू मरेगी ना लेकर जान दे। उन्होंने बचा के जब मुझे अपने घर पर बिठाई। अच्छा। फिर घर के पड़ोसियों ने फोन किया जब गए तो आपको तलाक वगैरह भी दे दिया? 3 बार दे दी तलाक। कितने लोग मौजूद थे वहाँ? 10-15 थे। पीड़िता का 2 माह का बच्चा भी है। तलाक देते हुए पति ने अपने 2 माह के बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। पीड़िता बार बार पति और जेठ के सामने अपने पिता के गरीब होने की दुहाई देती रही, लेकिन दहेज के भूखे भेड़ियों ने एक न सुनी और उसे जमकर प्रताड़ित किया। परसों से बुरी तरह से पीटा गया और रात 11 बजे फिर सुबह जो है मतलब हमें पड़ोस ने बताया कि आपकी लड़की को पीटा जा रहा है। इसलिए हम जब 5-7 आदमी वहाँ आए तो वहाँ भसानी के अंदर 200-300 आदमी का जनमट जुड़ा हुआ था।
इसलिए मतलब उनसे कहा तो उन्होंने मतलब लड़के ने 3 बार तलाक दी लड़की को। उधर जैसे ही तलाक की खबर मिली, पीड़िता के गांव के ग्राम प्रधान दलबल के साथ थाने पहुंचे और मामले की जांच को लेकर पुलिस से मांग की। इस दौरान पीड़िता ने पति के खिलाफ तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। ग्राम प्रधान ने पुलिस पर तहरीर लिखने में आनाकानी करने का भी आरोप लगाया। हमारी मांग ये है कि हमारी लड़की जो है, जो पीड़ित है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उसे तलाक क्यों बोला गया, उसे पीटा क्यों गया, उसके साथ यौन शोषण क्यों हो गया, उसके परिवार वालों की बेइज्जती क्यों हो गई, और तलाक कहना इतना आसान हो गया। तलाक का मुद्दा जबकि आज की डेट में पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उठ रहा है तलाक। तो तलाक पे जब कानून बन चुका है तो क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? 3 दिन से हम थाना भवन के चक्कर काट रहे। वहीं जिले के एसपी दिनेश कुमार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई कर इंसाफ का भरोसा दिया है। पति के द्वारा इनके साथ मारपीट करना, पति के घर वालों के द्वारा इनके साथ मारपीट करना और बड़ी पंचायत में 3 तलाक कहने के संबंध में एक तहरीर बच्ची और उसके परिवार वालों के द्वारा आज मेरे ऑफिस में उपस्थित होकर दी हुई है। मैंने अभी इंस्पेक्टर थाना भवन को इसमें व्यक्तिगत फोन करके जांच के लिए आदेश दिया, मौके पर जाकर जांच करने, जो भी पंचायत में लोग मौजूद थे उनसे भी वेरीफाई करने और आगे कार्रवाई करने के आदेश दिया। अब सवाल यह है कि जब सरकार 3 तलाक के खिलाफ अध्यादेश जारी कर चुकी है, फिर थानेदार ने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों इस मामले को टरकाता रहा? पुलिस महकमे को इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि 3 तलाक पीड़िता को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों ने एक शख्स को उसके भांजे की पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि भांजे की पत्नी और उसको पेड़ से बांध दिया और पीड़िता के पति ने अपने चाचा पर जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के सितजोर गांव में एक मामा को अपने भांजे के घर ठहरना इतना भारी पड़ा कि दबंगों ने भांजे की पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए मामा और भांजे की पत्नी को न सिर्फ तालिबानी सजा दी, बल्कि दोनों को मारते पीटते हुए घर के बाहर यूकेलिप्टस के पेड़ से बांध दिया और उसके बाद दोनों के खिलाफ अपशब्दों के बाढ़ छोड़े गए और जबरदस्ती दोनों की शादी कराने पर भी जोर दिया। लेकिन बाजी तब पलट गई जब भांजे ने अपने चाचा पर अपनी पत्नी और अपने मामा को प्रताड़ित करने और बेइज्जत करने के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल नवाबगंज सितजोर के रहने वाले शहाबुद्दीन ने थाने पर दी गई तहरीर में कहा है कि मुंबई के लातूर में वो नौकरी करता है। उसके मामा रिजवान घर का हालचाल लेने के लिए आए थे। मोबाइल चार्ज के लिए उन्होंने अपना मोबाइल कमरे में लगा दिया, लेकिन जैसे ही देर रात मोबाइल लेने के लिए उसके मामा घर में घुसे, उसी दौरान साजिश के तहत चाचा उस्मान और मकबूल ने कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर ताला जड़ दिया और उन दोनों पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की। शहाबुद्दीन की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। सतीजोर ग्राम का मामला है। वहां पर शहाबुद्दीन ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी पत्नी एवं उनके मामा को उनके चाचा उस्मान आदि ने घर में बंद कर दिया था तथा रात में निकालकर ये आरोप लगाते हुए कि इन दोनों में अवैध संबंध है, उनको मारा पीटा तथा पेड़ में बांध दिया, जिसमें मेरी पत्नी एवं मेरे मामा घायल हो गए। उनके इस आरोप पर थाना नवाबगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अभियुक्तों के बारे में साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। यदि आरोप सही पाए जाएंगे तो इसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उधर घटना के बाद से ही आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस का साफ कहना है कि मामले की जांच की जा रही है
अगर पीड़ित की तहरीर सही निकली तो आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज। देश को आजाद हुए 72 साल हो गए और पिछले 7 दशकों से अंधेरे में जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर हरहुआ प्रखंड के कई गांवों की जिंदगी अब रोशन हो गई है। इन गांवों तक बिजली पहुंचाई प्रधानमंत्री मोदी की सौभाग्य योजना ने और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों में बिजली आने से लोगों में किस कदर खुशी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आजादी के 70 साल बाद जिस रोशनी का इंतजार इन गांव वालों को थी, आखिरकार इस गांव को बिजली के बल्ब ने अपनी रोशनी से जगमगा दिया है। आज तक आलीशान घरों का शोभा बढ़ाने वाले ये बिजली के मीटर अब झोपड़ी की शान बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चंद किलोमीटर की दूरी पर बसा हरहुआ ब्लॉक के पश्चिमपुर, चमुआ, सरायकाजी और नारायणपुर गांव के बस्तियों तक बिजली के तार पहुंचने में 72 साल लग गए। इन गांव के खेतों पगडंडियों से बिजली के तार खींचे तो गए, लेकिन यहाँ बिजली के बल्ब को चमकने में 70 साल लग गए। अब गांव में बिजली आ गई है तो लोगों में इसकी खुशी भी देखने को मिल रही है। पहले कुछ नहीं रहा है, अभी था जब से खम्मा गड़ल तब से लाइन बरत है। हमने के बहुत सुविधा है, दुनिया से कमा के लिया के एक रोटी बना के घर में खाता हो जराता है। लड़की लड़का है काम धंधा करते हैं, उनकर बेटी बेटा पढ़त है ना, उजरा पौलन है पढ़त है ना, बाहर से पढ़ के आवलन घर में पढ़लन। अंधेरा था, कुछ नहीं कर पाए थे, पढ़ने में दिक्कत है। रात की जी सर, अब पढ़ने लगे। उधर बिजली विभाग के अधिकारी एक एक घर का दौरा कर उन घरों में लगे बिजली के मीटर का न सिर्फ जायजा ले रहे हैं, बल्कि गांव तक बिजली सही तरीके से पहुंच सके इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। सौभाग्य योजना से हर घर रोशन होते देख ग्रामीण के जीवन में बदलाव से अधिकारी भी काफी खुश हैं। हरहुआ ब्लॉक के पश्चिमपुर चामुआ के 18 घरों में बिजली कनेक्शन देने के बाद ग्रामीणों के साथ बिजली अधिकारी भी काफी खुश नजर आए। ब्लॉक के पश्चिमपुर गांव के मुसहर बस्ती जो एक मजरा है, जिसमें 18 घर थे टोटल, और ये 18 घर आजादी के बाद से कभी इन्होंने बिजली देखा नहीं था। इनको हमने सौभाग्य योजना के अंतर्गत नए विद्युतीकरण के करके इनको हमने 18 कनेक्शन निर्गत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर को बिजली देने की घोषणा करते हुए सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की थी, जिसमें मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको पूरा करने के लिए अधिकारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भारत में कुल करीब 70-80 मजरों में फुल्ली कनेक्शन हो गया है और अभी करीब 3000 के आसपास मजरे बाकी हैं जो कनेक्शन करने हैं। टोटल बनारस में 1,90,000 कनेक्शन हमको देने हैं हाउस होल्ड्स में, जिसमें 70,000 कनेक्शन अभी तक हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं और 1,20,000 के आसपास कनेक्शन करीब बाकी हैं। और ये मामलों का अनुमान यह है कि हम लोग इसको दिसंबर एंड तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। वहीं पूर्वांचल के कई ऐसे गांव हैं जहां विद्युतीकरण संभव नहीं हो पा रहा है, जिसमें निगम योजना के तहत उन्हें सौर ऊर्जा से भी जोड़ने का काम चल रहा है, ताकि उन घरों को भी रोशन किया जा सके जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। बल्ब का आविष्कार हुए 125 साल हो गए हैं, लेकिन दुखद है कि इन परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच सकी, जिसमें वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों के हजारों घरों में आज भी बिजली नहीं है। लेकिन योजना को सही ढंग से लागू किया गया और अधिकारी अपने दावे को पूरा करें तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर बिजली के बल्ब चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज। यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला कृषक समाज इंटर कॉलेज में यतीश शुक्ला ने लगातार 123 घंटे वाचन कर विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आखिरी घंटों पर निगरानी के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंडिया हेड और स्पेशल जज आलोक कुमार भी गए। उन्होंने ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐलान किया। देखिए एक रिपोर्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कहते हैं कि अगर सच्ची लगन और मेहनत से जो काम किया जाता है वो पूरा जरूर होता है।
जिस तरह से लगातार कुएं से पानी निकालने पर रस्सी के निशान पत्थर पर भी उभर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर इंसान भी अपने काम को सच्ची लगन से करता है तो उसका काफी असर होता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के जिला लखीमपुर खीरी के गोला कृषक समाज इंटर कॉलेज से सामने आया है, जहां छात्र यतीश चंद्र शुक्ल ने लगातार 123 घंटे 44 सेकेंड वाचन कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यतीश ने नाइजीरिया के ओला बुरड़ी वर्ल्ड डे का 122 घंटे का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये गोला एक बहुत ही छोटी जगह है और हमारे यहाँ के इस कृषक समाज इंटर कॉलेज का एक पूर्व छात्र यतीश कुमार शुक्ला बड़े हौसले के साथ में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए अग्रसर है और मैराथन लाउड रीडिंग। तो लगातार वाचन कर यतीश ने 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो वहीं नेपाल के काठमांडू में 113 घंटे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसके बाद नाइजीरिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड अब भारत के नाम दर्ज हो गया है। आखिरी घंटों पर निगरानी के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंडिया हेड और स्पेशल जज आलोक कुमार भी गए। उन्होंने भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐलान किया है। लोगों ने कृषक समाज के गोवर्धन हॉल पहुंचकर यतीश का हौसला भी बढ़ाया, जिससे यतीश ने निरंतर 123 घंटे का वाचन कर अपनी मंजिल को आसानी से पा ली और विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम कर लिया। यतीश जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा, यतीश जी ने वो रिकॉर्ड था इसके पहले नेपाल के दीपक शर्मा के नाम पे। उन्होंने 113 घंटे 15 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था और आज से ठीक 10 साल पहले उन्होंने 24 सितंबर को 2008 में बनाया था। आज उसी रिकॉर्ड को उन्होंने लगभग 10 मिनट एक्स्ट्रा देके टाइम से ब्रेक किया है और ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत अविश्वसनीय है, क्योंकि रिकॉर्ड तो बनते हैं पर ये रिकॉर्ड अपने आप में इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें टाइम पीरियड बहुत लंबा था। लगातार 5 दिन तक बोलना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, जो इतना आसानी से रिकॉर्ड बनता भी नहीं है, वो इसीलिए 10 साल बाद ब्रेक हो पाया है। विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम होने पर जश्न का माहौल है। कॉलेज प्रबंधक ने स्कूली बच्चों के साथ ताली बजाकर यतीश का हौसला बढ़ाया, तो वहीं विधायक और जिले के आला अधिकारियों ने यतीश को शुभकामनाएं दी है। यतीश का कहना है कि सोच हमेशा पॉजिटिव और बड़ी होनी चाहिए और उसको पाने की पूरी कोशिश करें, सफलता जरूर मिलती है। जेके 24/7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 112 घंटे का रिकॉर्ड गोल्डन बुक में 123 घंटे का है। यदि आप आराम करते हो वो कैलकुलेट नहीं होगा। आपको ठीक है, आपको पता चलेगी कि आपके मन में ये विचार कैसे आया। 4.5 लाख बच्चों ने परीक्षा सुना है यूपी का, यहीं से मुझे इसका क्योंकि बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में भी ज़्यादा होता क्या है, देखते हैं किसी चीज़ को वीडियो देखते हैं, अगर नाचने वाले वीडियो देखेंगे तो गायब नहीं होगा। ऐसा कि किसी को वीडियो देखेंगे तो उसको हम जिस चीज़ की फील्ड में क्रिकेट में बहुत लोग तो वो जहाँ भी उनको लगा कि आदमी को यहाँ पर सम्मान मिल रहा है वही फील्ड रहता है, तो देखेगा पढ़ाई करने में सम्मान मिलता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्राह्मण महासभा ने प्रदर्शन किया है। अखिल ब्राह्मण महासभा का धरना प्रदर्शन SC/ST एक्ट के संशोधन के विरोध में था। ब्राह्मण महासभा ने इसको काला कानून बताया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और SC/ST एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसके खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंच पर तमाम जो संगठन हैं वो संगठन के लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा जंतर मंतर पर जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो SC/ST एक्ट में संशोधन की बात है उस बात को लेकर यहाँ पर तमाम लोग अपनी बातें भी रख रहे हैं। हमारे साथ RD वत्स साहब हैं। सर, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस संस्थान के, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला किया था उसको हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने, सभी पॉलिटिशियंस ने मिलकर टर्न आउट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया और एक कानून बना दिया
कि पहले जेल में जाओ फिर बेल होगी। सेक्शन 18A SC/ST एक्ट में उन्होंने जोड़ दिया जिसमें बेल का प्रावधान नहीं है, तो ये काला कानून है। ये हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। हमें जीने का अधिकार है, हमें इक्वालिटी का अधिकार है। इस तरीके का कानून हमारे इक्वालिटी के आधार को, हमारे जीने के अधिकार को, डिग्निफाइड तरीके से एक रेपुटेशन को हमारी छीनता है। तो ये काला कानून है, ये जाना चाहिए काला कानून। ये कानून ठीक नहीं है, तो हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगले हफ्ते हम इसके खिलाफ पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करने के लिए। इसके खिलाफ हम देश के 100 शहरों में कैंडल मार्च करेंगे हर तीसरे संडे को 6 बजे से 7 बजे शाम। हम सर्व समाज की, चाहे वो जनरल कैटेगरी के कोई भी लोग हों, सभी लोगों को साथ लेकर चलकर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और पूरे भारत में एक जन आंदोलन बनाएंगे। पहले भी स्वर्ण समाज ने भारत बंद का आह्वान किया था इसी मुद्दे को लेकर, और आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आप कह रहे हैं जाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? ऐसा सरकार को सुनना चाहिए, और अगर नहीं सुनेगी तो उनको हमें जबरदस्ती सुनवाना है। उसी के लिए हमें इसको जन आंदोलन बनाना है, और जन आंदोलन बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर हम इसको निरस्त कराएंगे ही। ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर होना जरूरी है, नहीं तो भारत को आगे बढ़ने से, हमारी तरक्की के रास्ते बंद करती है ये चीजें। तो हमें तो अपनी प्रोग्रेसिव, आज हम बात कर रहे हैं कि हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनना चाह रहे हैं और इस तरीके से समाज को बांट रहे हैं, तो हम सुपर पावर कैसे बनेंगे? जब डिवीजन होगा आपस में तो सुपर पावर बनने का तात्पर्य ही नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले उस डिवीजन को खत्म करना है। इसीलिए हमारी मांग ये भी है कि आरक्षण जातिगत आधार पर ना होकर आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब तो गरीब होता है। वो शिक्षा से वंचित रहता है, वो छत से वंचित रहता है, वो कपड़ों से वंचित रहता है। इन सबको सब चीजों की जरूरत है। जिन लोगों को जरूरत है हम उन लोगों को दे नहीं रहे, और हम उल्टा जो डिग्निफाइड तरीके से लोग रह रहे हैं उनकी डिग्निफाइड तो वो ना रहे, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये गलत है, जो कानूनी तौर पर भी गलत है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। सरकार को सोचना चाहिए कि SC/ST एक्ट पे जो संशोधन किया गया है शायद वो समानता के अधिकार का हनन करता हुआ दिख रहा है। खैर, एक बार फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है। सरकार के जो फैसला है उसके खिलाफ देखने वाली बात यह होगी कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, 24/7 न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़गंज के जिस स्कूल में 15 सितंबर को झाड़ू लगाकर स्वच्छता मिशन को सफल बनाने का आह्वान किया था, उस स्कूल में सफाई को लेकर क्या स्थिति है और प्रधानमंत्री के झाड़ू लगाने के इस स्कूल पर कितना असर हुआ है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत राय ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को जिस स्कूल में झाड़ू लगाकर छात्रों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि स्वच्छता कितनी जरूरी है, आप स्कूल पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां पर प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई थी वहां पर तो सफाई है, लेकिन स्कूल के ठीक बाहर की स्थिति आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्कूल के ठीक बाहर प्लास्टिक बड़ी संख्या में फैली हुई है, पानी की बोतल पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ ये पुलिस की बैरिगेटिंग है, और बैरिगेटिंग के नीचे आप देख सकते हैं कि गंदगी कैसे फसरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बार स्वच्छता से सेवा मिशन की शुरुआत की थी तो इसी स्कूल से की थी, और इसी स्कूल के बाहर का ये नजारा आपको दिख रहा है। यानी कि मात्र 15 दिन भी नहीं हुए और लोग भूल गए कि प्रधानमंत्री ने जिस सफाई की मैसेज देने की कोशिश की थी, स्वच्छता के बारे में तमाम बातें कही थी, छात्रों को समझाने की कोशिश की थी, वही बातें यहाँ के प्रशासन और स्थानीय लोगों को शायद वो समझाने में कामयाब नहीं रहे, जिसका हाल ये है कि इस तरीके से सड़क पर गंदगी फसरी हुई है। स्वच्छता से ही सेवा मिशन करके बीजेपी भी देश भर में लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और खुलकर सामने आती है जब हम उस स्कूल पर आते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लगाई थी और छात्रों से बात की थी। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जहां पर वो
सफाई कर जाते हैं, वक्त के साथ वहां पर भी गंदगी आ जाती है। तो स्वच्छता अभियान के लिए एक बड़ा सवाल है कि कब एमसीडी और तमाम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं वो जागेंगे, कब वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और स्थानीय नागरिक कब उनको मजबूर करेंगे कि स्वच्छता के लिए एक कदम सभी लोग आगे बढ़ाएं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज। महाराष्ट्र के वानखेड़ गांव में एक दिव्यांग लड़की से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया और इंसाफ की मांग की है। बुल्ढाना के वानखेड़े गांव में एक दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, लेकिन इस घटना से नाराज बारी समाज ने एसडीएम कार्यालय के सामने सैकड़ों लोगों ने मोर्चा निकाला। बारी समाज का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। अध्यक्ष अखिल भारतीय बारी महासंघ के तरफ से शासन को विनती करता हूँ कि वानखेड़ की जो घटना घटी बहुत दुर्दैवी घटना है। एक अपंग लड़की पर अत्याचार किया गया, स्कूल के नीचे अत्याचार किया गया, ये शर्मनाक बात है। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खलास हो चुकी है। यहाँ दिन में 11 बजे ऐसी घटना होती है, इसमें कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कंट्रोल में नहीं है पूरे पुलिस प्रशासन। ये इसकी वजह से घटना घटी। मैं निंदा करता हूँ और समाज को नहीं, हमारे समाज की वजह से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए। 6 महीने के अंदर इसका निकाल होना चाहिए और इसके लिए उज्ज्वल निकम जैसे प्रख्यात वकील का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। व्यक्ति ने मेरी वानखेड़ की एक बहन को जो दुख दिया, उसकी वजह से हम सब लड़कियां डरती है। एक वक्त था जब सब लड़कियां गली पर आजादी से चलती थी और आज तो डर लगता है अपनी ही गलियों में चलने का, क्योंकि क्या पता किस लड़की के साथ कब क्या हो जाए। इस घटना के बाद से लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर भी गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि दिन में 11 बजे एक विकलांग लड़की से दुष्कर्म होता है और पुलिस प्रशासन तभी से इस मामले में अनदेखी कर रहा है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आरोपी को अटक किया गया है, वो अभी पुलिस हिरासत में है। वह घटनास्थल स्पॉट का पंचनामा किया गया है और तफ्तीश जारी है। जो लड़की है, पीड़िता जो लड़की है, वह वैद्यकीय तपासनी के लिए अकोला उसको भेजे गया है। के ऊपर कलम 452, 506 और 376L, 376(2)L इसके मुताबिक गुना दाखिल किया है। लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं तो फिर कैसे हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं। इस घटना के बाद से कई लड़कियों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी न्याय की गुहार लगाई है। JK 24/7 न्यूज के लिए बुल्ढाना से अनिल सिंह चौहान की रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। आजाद खालिद को इजाजत दें।